61 क्वेश्चन है कि लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं। 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः कितने भेद हैं। देखिए, लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद हैं, रूढ़ि एवं प्रयोजनवती। इसमें प्रयोजनवती लक्षण के 2 भेद हैं, गौड़ी है एवं शुद्धा है। प्रश्नगत सभी विकल्प जो हैं असंगत हैं। 62 कुछ क्वेश्चन है कि 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। अलग अलग देखना, खतरों से खेलना, भेदभाव करना, असहज होना। तो 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ भेदभाव करना है। तो 2 आँख से देखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, भेदभाव करना है। 63 क्वेश्चन है कि रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं। अभिधा के हैं, व्यंजना, तात्पर्य, लक्षणा। रूढ़ि और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के भेद हैं। तो ये है लक्षणा। रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति के भेद हैं। रूढ़ि लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध में रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है। तो ये क्या है, रूढ़ि लक्षणा है। रूढ़ि लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ से संबंध में रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, जैसे पंजाब साहसी है। प्रयोजनवती लक्षणा में क्या होता है, प्रयोजनवती लक्षणा में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है, जैसे गंगा में गाँव है। तो ये क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा है। 64 क्वेश्चन है कि धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। मानवीकरण अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बी सही है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल पंक्ति में प्रयुक्त पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जहाँ भाव को अधिक प्रभावपूर्ण और रुचिकर बनाने के लिए शब्द का अनेक बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। 65 क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं है। सिंधी, अंग्रेजी, कश्मीरी या नेपाली। कौन सी भाषा जो है 8वीं सूची में वर्णित नहीं है। तो इसमें से बी सही है कि अंग्रेजी भाषा जो है ये संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं है। सिंधी, कश्मीरी, नेपाली ये सभी वर्णित हैं। देखिए, अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं सूची में वर्णित नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जो निम्न है। पहला नंबर असमिया है, दूसरा नंबर बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि अंधे के आगे रोने का अर्थ बताइए। तो संकट में होना, या व्यर्थ प्रयत्न करना, माफ़ी मांगना या क्रोध करना। तो अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या है। तो अंधे के आगे रोने का अर्थ है कि व्यर्थ प्रयत्न करना। अंधे के आगे रोने का अर्थ क्या है कि व्यर्थ प्रयत्न करना। शेष विकल्प जो है असंगत है। 67 क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका किस भाषा में लिखी जानी चाहिए, हिंदी या अंग्रेजी में। याचिकाकर्ता अपनी मातृभाषा में, केवल अंग्रेजी में, 22 भाषाओं में, किसी भी भाषा में। तो सी है, केवल अंग्रेजी में। यदि किसी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में कोई जनहित याचिका लगानी हो तो याचिका केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी जानी चाहिए, क्योंकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल वही याचिका सुनी जाती है जो अंग्रेजी में हो। 68 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। अनुसूची 5 में, अनुसूची 8 में, अनुसूची 6, अनुसूची 7। तो भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं। तो ये है सही, अनुसूची 8 में जो है भारतीय संविधान की राज्य की भाषाएं वर्णित है। देखिए, भारतीय संविधान में राज्य की भाषाएं 8वीं अनुसूची में वर्णित है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद
343, 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 25 है, 22, 14, 24। तो बी है 22 भाषाएं हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 70 क्वेश्चन है कि लकीर का फकीर होना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। परंपरा का अनुकरण करना, भीख मांगना, खुशी के समय विघ्न आ जाना, बेकार की बातें करना। लकीर का फकीर होना, तो ये परंपरा का अनुकरण करना मतलब लकीर का फकीर होना। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है परंपरा का अनुकरण करना। शेष विकल्पों के वाक्य असंगत है। 71 क्वेश्चन है कि अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। इकलौता पुत्र, धनी व्यक्ति, भाग्यशाली व्यक्ति, घर में रोशनी होना। तो अंधेरे घर का चिराग का अर्थ बताइए। तो अंधेरे घर का चिराग का अर्थ क्या होता है कि इकलौता पुत्र। अंधेरे घर का चिराग मतलब इकलौता पुत्र। 72 क्वेश्चन है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। कभी नाव जो है गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। तो गरीब की अमीर से तुलना नहीं हो सकती, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, थोड़े ही दिन सुख मिलता है, खुद पर भरोसा रखना चाहिए। तो बी सही है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो पहला है कि राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या विधान परिषद या संसद का कोई भी सदन। तो ये सही है, राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य का राज्यपाल जो है किसी अन्य हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। तो राष्ट्रपति की अनुमति से किसी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सके। 74 क्वेश्चन है कि अंकुश रखना के सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। संकेत करना, बंधन रखना, दिल में रखना, पराजित करना। तो अंकुश रखना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कि बंधन रखना। अंकुश रखना मतलब बंधन रखना। सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कि बंधन रखना। 75 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। 16वें संविधान में, 18वें, 15वें या 17वें। तो संविधान के किस भाग के 4 अध्याय में जो है राजभाषा संबंधित प्रावधान है। तो ये 17वें भाग में जो है अध्याय में 4 में राजभाषा संबंधित प्रावधान है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो 76वां क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा जो है भारत के किस राज्य क्षेत्र में बोली जाती है। नागालैंड में, पुडुचेरी में, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में, जम्मू और कश्मीर प्रांत में। तो डोगरी भाषा जो है, डोगरी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है। जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है डोगरी भाषा। तो डोगरी भाषा भारत के जम्मू और कश्मीर प्रांत में बोली जाती है। डोगरी जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त जो है हिमाचल के कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में बोली जाती है। वर्ष 2003 ईस्वी में इसे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 77 क्वेश्चन है कि पत्थर पर घास जमाना का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो बढ़ा चढ़ा कर कहना, यह प्रभावशाली होना, ना होने वाले कार्य को कर देना, विजय प्राप्त करना। तो सी है, ना होने वाले कार्य को कर देना मतलब पत्थर में घास जमाना। अगला क्वेश्चन है कि जबरा मारे रोने ना दे। जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है। मात्र बनावट, शान, जरूरत से बहुत कम मिलना, थोड़ी सी वस्तु से संतोष नहीं मिलना, ताकतवर का अत्याचार चुपचाप सहना पड़ता है। तो क्या है, जबरा मारे रोने ना दे। तो ये सही है कि ताकतवर का अत्याचार जो है चुपचाप सहना पड़ता है। तो जबरा मारे रोने ना दे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है कि ताकतवर का अत्याचार जो है चुपचाप सहना पड़ता है। इसी प्रकार ऊँट के मुंह में जीरा का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है, जरूरत से बहुत कम मिलना होता है। 69वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया। 1963, 1976, 1967, 1962। तो ये सही है कि 1963 में संविधान में राजभाषा अधिनियम पारित किया गया। भारत के संविधान में राजभाषा अधिनियम जो है 1963 ईस्वी में पारित किया गया। 1963 के अधिनियम में यह व्यवस्था भी थी कि केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों से पत्राचार में अंग्रेजी के प्रयोग को उसी स्थिति में समाप्त किया जाएगा जब सभी हिंदी भाषी राज्यों के
विधानमंडल इसकी समाप्ति के लिए संकल्प पारित कर दें। अधिनियम ये अभी व्यवस्था दी कि कुछ विशिष्ट प्रयोजनों में हिंदी का प्रयोग किया जाए और कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाए। 80 क्वेश्चन है कि अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए। तो जिसने जो चीज़ देखी ना हो वह उसका हाल क्या जाने। दूसरा है कि स्वावलंबी बनने में ही आनंद है, दोहरा लाभ। तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है कि सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना। तो अरहर की टट्टी गुजराती ताला का सर्वाधिक उपयुक्त जो अर्थ है सामान्य वस्तु की बहुत बड़ी हिफाजत करना है। देखिए इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। हंसी जो है शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। हंसी क्या है? शरीर के स्वास्थ्य का संदेश देने वाली है। वह एक साथ ही शरीर और मन को प्रसन्न करती है, पाचन शक्ति बढ़ाती है, रक्त को चलाती है और अधिक पसीना लाती है। हंसी क्या है? एक शक्तिशाली दवा है। एक डॉक्टर के अनुसार हंसी जो है जीवन की मीठी दवा है। आनंद से बढ़कर बहुमूल्य वस्तु मनुष्य के पास और नहीं है। कार्लाइल एक राजकुमार था। वह कहता है कि जो जी से हंसता है वह कभी बुरा नहीं होता। जी से हंसो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अपने मित्र को हंसाओ, उसका दुख घटेगा। एक बालक को हंसाओ, उसके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, वह प्रसन्न और प्यारा बालक बनेगा। कष्टों में और चिंताओं में एक सुंदर हंसी बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। तो 81 क्वेश्चन है कि हंसी से क्या विशेषण बनेगा। हंसी से हंसी बनेगा हंसना, हंसमुख हंसता। तो सी है हंसमुख जो है हंसी से विशेषण बनेगा। हंसी से हंसमुख विशेषण बनेगा। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। 82 क्वेश्चन है कि उदास विशेषण शब्द है, इनका भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो उदासी या उदासपूर्ण, उदासीन, उदासी। तो डी सही है कि उदास विशेषण शब्द है उदासी का, इनका भाववाचक संज्ञा क्या है? उदासी है। 83वां क्वेश्चन है कि कष्टों और चिंताओं में भगवान ने कौन सी वस्तु दी है। दवा, शक्ति, मनुष्य, हंसी। तो हंसी दी है। कष्टों और चिंताओं में एक सुंदर हंसी जो है बड़ी प्यारी वस्तु भगवान ने दी है। डॉक्टर के अनुसार हंसी कौन सी दवा है? स्वास्थ्य है, मीठी है, शक्तिशाली है, कड़वी है। तो दिए गए अवतरण में डॉक्टर के अनुसार हंसी क्या है? एक मीठी दवा है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे कि मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है। हंसी है, धन है, बुद्धि है, बल है। तो मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु क्या है? हंसी है। दिए गए अवतरण के अनुसार मनुष्य के पास सबसे अनमोल वस्तु हंसी है। अब इसमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार बार कह रहा है कि मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। अगणित बार धरा पर मैंने स्वर्ग बनाए। अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में, धरती को सुंदरतम करने की ममता में बिता चुका है कई पीढ़ियां वंश हमारा, और आगे आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था, इस प्यासी धरती के हित में ही लाया था हिमगिर चीर सुखद गंगा की निर्मल धारा। मैंने रेगिस्तानों की रेती धो धोकर वंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाए। मैं मजदूर, मुझे देवों की बस्ती से क्या। क्या है? तो 86वां क्वेश्चन है कि अगणित का समानार्थी शब्द क्या है। अगणनीय है, गणनीय, गुणित या सामान्य। तो अगणित का समानार्थी शब्द अगणनीय है। अगणित का समानार्थी शब्द क्या है? अगणनीय है। इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं अनगिनत, असंख्य, असीम और अपार, बेशुमार आदि। 87वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो मही नहीं है, वसुधा, दृग, भू। तो इसमें इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो धरती का पर्यायवाची नहीं है। तो दृग जो है धरती का पर्यायवाची नहीं है, शब्द नहीं है। दंग आँख का पर्यायवाची शब्द है, जबकि मही, वसुधा, भू, भूमि, वसुंधरा आदि धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। क्या है? दंग जो है आँख का पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। और दृग क्या है? धरती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वसुधा, मही, भू, भूमि, वसुंधरा आदि धरती के पर्यायवाची शब्द हैं। 88 क्वेश्चन है कि मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकाल कर क्यों लाया था। तो स्वर्ग बनाने के लिए, धरती के हित के लिए, मिट्टी धोने के लिए,
या बंजर भूमि को हरा भरा करने के लिए। तो बंजर भूमि को जो है मजदूर हिमालय की गोद से गंगा निकालकर ऊसर भूमि को क्या करने के लिए लाया था, हरा भरा करने के लिए लाया था। अगला क्वेश्चन है कि मजदूर किसकी आशा नहीं करता है। मजदूर जो है किसकी आशा नहीं करता है। तो धरती का रूप संवारेगा, यह देवों की धरती में बसेगा, उसके वंशज धरती का उद्धार करेंगे, हिमगिरी की निर्मल धारा को लाएगा। तो मजदूर किसकी आशा नहीं करता। तो मजदूर जो है यह देवों की धरती में बसेगा, इसकी आशा नहीं करता है। बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाएं से कवि का तात्पर्य क्या है। बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाएं से कवि का तात्पर्य क्या है। बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना। बंधी हुई धरती पर सोने के फूल खिलाएं। बंजर धरती पर सोने के फूल खिलाएं या उर्वरा धरती पर सोने के फूल खिलाएं। तो ये सही है कि बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना है, ये सही है। कि बंध्या धरती पर भी स्वर्णिम पुष्प खिलाएं से कवि का तात्पर्य है कि बंजर धरती को फसलों से हरा भरा करना। 91वां क्वेश्चन है कि जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है। सकारात्मक स्थानांतरण, एक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। तो जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की कौन सी सुविधा होती है। सकारात्मक स्थानांतरण होता है। जहाँ वर्तमान और भविष्य दोनों में समान तत्व या घटक होते हैं तो वहाँ सीखने के हस्तांतरण की सकारात्मक स्थानांतरण की सुविधा होती है। 92वां क्वेश्चन है कि भाषा लिखने के लिए कौन सी प्रणाली है जिसमें ग्रामफेम लिखित प्रत्येक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं। लोगों अनारक्षित हो या स्वर विज्ञान संबंधी जागरूकता, गहरी वर्ण विन्यास है, स्वानिमिक लिपि। तो डी है स्वानिमिक लिपि। भाषा लिखने के लिए स्वानिमिक लिपि प्रणाली है जिसमें ग्राफेम लिखित प्रत्येक भाषा की महत्वपूर्ण बोली जाने वाली ध्वनि से मेल खाते हैं। 93वां क्वेश्चन है मेट्रोनिमिक क्या है। तो मेट्रोनिमिक जो है माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम है। क्या है मेट्रोनिमिक, माता के नाम पर चल रहा परिवार का नाम है मेट्रोनिमिक। माता के नाम पर चल रहा परिवार का क्या है, नाम है। 94वां क्वेश्चन छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है उसे कहा जाता है रजिस्टर, जर्नल, डायरी, पोर्टफोलियो। तो इसे क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। तो छात्र कार्य का उद्देश्यपूर्ण संगठित व्यवस्थित संग्रह जो विशिष्ट क्षेत्रों में छात्र के प्रयासों, प्रगति और उपलब्धि की कहानी बताता है उसे पोर्टफोलियो कहा जाता है। इनमें से कौन सा अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है। खोलने का नियम, निकटता का नियम, समानता का नियम, निरंतरता का नियम। तो ऐसा है खोलने का नियम जो है अधिगम का गेस्टाल्ट सिद्धांत नहीं है। गेस्टाल्टवादियों ने अधिगम के 3 सिद्धांत बताए। पहला नंबर निकटता का नियम, दूसरा नंबर समानता का नियम, तीसरा नंबर निरंतरता का नियम। 96वां क्वेश्चन है कि नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है जो निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय सक्रिय पैथोलॉजी, अवसाद, क्षीणता, कार्यात्मक सीमाएं। तो 20 है अवसाद है। नागी ने ऐसी रूपरेखा का निर्माण किया जो विकलांगता को 3 अन्य विशिष्ट फिर भी परस्पर संबंधित अवधारणाओं से अलग करता है जो निम्नलिखित में से सभी हैं सिवाय अवसाद के। 97वां क्वेश्चन है भाषा कक्षा में का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना, अभ्यास, स्वयं सिद्धि और रिएसिया तथ्य। तो सी है रिएसिया सही है। भाषा कक्षा में रिएसिया का प्रयोग करने का अर्थ है शिक्षार्थियों के लिए यथार्थवादी उद्देश्य और लक्ष्य लाना। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा योग्यता से संबंधित होता है, बोलना, हंसना, लेखन, अध्ययन। तो डी सही है, अध्ययन है। शोध से पता चलता है कि छात्र की वर्तनी क्षमता सीधा योग्यता से संबंधित होती है, अध्ययन है। इनमें से कौन सा साहित्य में नाटक का प्रकार नहीं। कॉमेडी, अति नाटक, मेलोड्रामा, त्रासदी, रोमांस। तो रोमांस जो है साहित्य में नाटक का एक प्रकार नहीं, जबकि कॉमेडी, त्रासदी तथा अति नाटक, मेलोड्रामा साहित्य में नाटक के प्रकार हैं। 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है दुर्बलता का लक्षण है। तो सतत बोलने में कठिनाई जो है वाक्य दुर्बलता का क्या है, लक्षण है।